Hello friends, we will discuss about the CTET पेपर 2018। आज की वीडियो क्लास में हम देखेंगे 2018 के कुछ 5 क्वेश्चन और उसके कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश किया जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाओं का ग्रहण करते हैं। चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट है सामाजिकरण सोशलाइजेशन, ऑप्शन सेकंड संस्कृत कल्चर एंड ऑप्शन थर्ड ट्यूशन और ऑप्शन फोर्थ मीडिया है। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है जेंडर रोल। तो सबसे पहले हम लिंग भूमिका क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। लिंग भूमिका गुणों का एक संग्रह है जिसके द्वारा पुरुष तथा महिला अपने समाज और संस्कृति में परिभाषित किए जाते हैं। समाज में जो महिलाएं होती हैं और जो पुरुष होते हैं उनका नेतृत्व समाजीकरण के माध्यम से किया जाता है। वे इस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे समाज में महिलाओं तथा पुरुष के बोलने के तरीके, विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनने के तरीके, उनके विभिन्न प्रकार के व्यवसाय तथा समाज में उनकी अन्य प्रकार की स्थितियाँ। फिर ऑप्शन नंबर फर्स्ट को समझते हैं समाजीकरण। समाजीकरण समाज के द्वारा पुरुष और महिलाओं की सामाजिक स्थिति उनके लिंग के आधार पर निर्धारित की जाती है। जैसे महिला को आमतौर पर स्त्रीनित्व तरीके से कपड़े पहनने की उम्मीद की जाती है, जहां पुरुषों को आमतौर पर मजबूत, आक्रमण और बोल्ड होने की उम्मीद की जाती है। अतः समाजीकरण के द्वारा लिंग भूमिका का निर्धारण किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन को समझते हैं संस्कृत एंड कल्चर। हमारी कल्चर लिंग को दो तरह से पहचानती है, पुल्लिंग जिसमें पुरुषों के गुण तथा स्त्रीलिंग जिनमें स्त्रियों के गुण आते हैं। अतः लिंग भूमिका समाजीकरण के द्वारा निर्धारित की जाती है, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन की ओर चलते हैं ट्यूशन। ट्यूशन एक शैक्षणिक संस्थान है जहां लिंग भेद की प्राथमिकता नहीं दी जाती, क्योंकि ऐसा करने पर छात्रों में लिंग पक्षपात या भेदभाव की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिससे शैक्षणिक अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होती है। अतः ट्यूशन के द्वारा लिंग भूमिका का ग्रहण नहीं किया जाता है। इज द वेल करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ ऑप्शन को भी समझ लेते हैं। मीडिया जनसंचार माध्यम में लिंग एक भूमिका निभाता है। मीडिया मंच के भीतर इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। जैसे मीडिया भी एक समाजीकरण का ही पार्ट है, जिसमें अनेक विज्ञापनों के द्वारा लिंग भूमिकाओं का ग्रहण किया जाता है। जैसे आदर्श महिला, सुंदर, फिट, युवा या पतली महिलाएं होती हैं, जो कि टीवी और मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता है। फिर सेकंड क्वेश्चन 2018 के सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछता है मानवीकृत परीक्षण की अवलोचना में से यह है कि। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको मानवीकृत परीक्षण की अवलोचना के बारे में पूछा गया है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है उसकी भाषा को समझना मुश्किल है। देयर लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सेकंड नंबर ऑप्शन है परीक्षा में बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता। द टेस्ट कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटेड ऑन लार्ज पॉपुलेशन। थर्ड नंबर ऑप्शन है वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। दे डू नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ द चाइल्ड एबिलिटी। फोर्थ नंबर ऑप्शन है ये मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। द रिप्रेजेंट लार्ज द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड देयर फॉर बेस्ड। इस प्रकार चारों ऑप्शन को क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे। तो क्वेश्चन में फर्स्ट चीज पूछा गया है आपसे मानवीकृत परीक्षण स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो पहले हम जानेंगे कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते क्या हैं। मानवीकृत परीक्षण एक ऐसा परीक्षण होता है जिसमें
सुसंगत और मानक तरीके से प्रशिक्षण या लिया जाता है। इसका परीक्षण एक स्टैंडर्डाइज माध्यम से लिया जाता है जिसमें कुछ विशेषताएं हो सकती हैं, जैसे मानवीकृत परीक्षण बड़े समूहों में लिया जाता है। दूसरा नंबर, इस परीक्षण में सभी एक साथ सम्मिलित होते हैं और ग्रेडिंग प्रणाली मिलती है। थर्ड नंबर ऑप्शन है कि मानवीकृत परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण है कि यह एक विशेष मानक आधारित लक्ष्य के लिए संपादित की जाती हैं जो एक पक्षपाती है। जैसे सीटेट के पेपर में आपको सीटेट के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न कि पीएससी के। कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात यदि हम करें तो मानवीकृत परीक्षण में क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ नंबर ऑप्शन इज बिल करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें मुख्य धारा मतलब मेन स्ट्रीम की बात की गई है। कोई भी परीक्षण का एक स्ट्रीम होता है, एक गोल होता है, उसके आधार पर आपको टेस्ट कराए जाते हैं और जिसका एक ग्रेडिंग सिस्टम होता है और आपका परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। जैसे सीटेट के पेपर की बात करें तो सीटेट के पेपर का एक अलग स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है जिसमें सीटेट से संबंधित सिलेबस तैयार किया जाता है, उसकी परीक्षा रणनीति तैयार की जाती है और उसके आधार पर आपकी परीक्षा ली जाती है, न कि सीटेट के पेपर में अन्य प्रकार के अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब जिस प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा आपसे उस प्रकार का ही क्वेश्चन किया जाएगा। देयर इज द मेन स्ट्रीम ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट। 2018 के थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पास आपको मिलेगा पीडीएफ का वेल एक्सप्लेनेशन विथ ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पास मिलता है। क्वेश्चन का भी एक्सप्लेन किया जाएगा और ऑप्शन के डिटेल का भी एक्सप्लेन किया जाएगा और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर जाएंगे और उस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन में किस प्रकार एप्लीकेशन है उस प्रकार उसको भी आपको यहाँ पास समझाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी से दैट। क्या बोलती है मल्टीपल इंटेलिजेंसी की थ्योरी? क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन बोलता है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड। पेंसिल पेपर टेस्ट परीक्षण सहायक नहीं है। थर्ड नंबर ऑप्शन है प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। फोर्थ नंबर ऑप्शन है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तो पहले हम समझेंगे कि वह बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या है। हावर्ड गार्डनर ने इस सिद्धांत को दिया था। हावर्ड गार्डनर ने बोला कि बुद्धि एकाकी न होकर बहुकारकी होती है तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग एवं स्वतंत्र होती है। फिर उन्होंने बोला कि बुद्धि विभिन्न प्रकार की होती है। फिर उन्होंने बोला प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यताएं पाई जाती है। इन तीन फैक्टर के आधार पर उन्होंने कई प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। जैसे भाषागत बुद्धि, इसमें भाषा में प्रवीणता पाई जाती है। दैसिक बुद्धि, इसमें मानसिक बीमाओं की प्रवणता पाई जाती है, जैसे चित्रकार होते हैं। शारीरिक गति, इसमें शारीरिक गतिविधियों की विशेषता पाई जाती है, जैसे डांसर और स्पोर्टमैन होते हैं। संगीतिक, इस प्रकार में व्यक्ति के संगीत के प्रति रुचि होती है और गायक बनते हैं। तार्किक गणितीय, इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जो चिंतन और समस्या समाधान में परिपूर्ण होते हैं, जैसे वैज्ञानिक। अंतर व्यक्ति, वे व्यक्ति जो अपने खुद के बारे में अधिक जानकारी रखते हैं, जैसे दार्शनिक। अंतर व्यक्ति, इस प्रकार के व्यक्ति जो दूसरे के भावना, व्यवहारों आदि की अधिक जानकारी रखते हैं और अच्छा संवाद करने में सब करते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट। प्रकृतिवादी, वे व्यक्ति जो नेचर के बारे में अधिक जानकारी रखते हैं, जैसे शिकारी या किसान या पर्यटक। इस प्रकार से गार्डनर के अनुसार उन्होंने बोला कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर फर्स्ट
इज द बिल करेक्ट ऑप्शन होगा। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है और अदर 3 ऑप्शन इज नॉट सुटेबल फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षक जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग का उपयोग कैसा करता है, इस प्रकार का क्वेश्चन में यहाँ पास पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन फर्स्ट नंबर देखते हैं। बच्चे की सीखने की ज़रूरत को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। नाउ चाइल्ड नीड ऑफ नाउ टीचर नीड ऑफ चाइल्ड एंड सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग। दूसरा नंबर ऑप्शन है अवधि अंतराल पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। assess child performance at periodic interval and certify his and her performance। क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd नंबर ऑप्शन की ओर चलते हैं। 3rd नंबर ऑप्शन बोलता है बच्चे की प्रगति की निगरानी करने और इसके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। मॉनिटर चाइल्ड प्रोग्रेस एंड सेट एप्रोप्रिएट गोल टू फिल देयर लर्निंग गैप्स। 4th नंबर ऑप्शन की ओर चलते हैं। बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। नाउ प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले बात आती है मूल्यांकन क्या है, फिर सीखने के लिए मूल्यांकन क्या होता है और सीखने के मूल्यांकन क्या होता है। तीनों कॉन्सेप्टों को बारी बारी करके हम समझेंगे। फर्स्ट नंबर आप जान लीजिए कि असेसमेंट क्या होता है, मूल्यांकन किसे कहते हैं। मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया में सुधार के लिए जानकारी एकत्र करने तथा प्राप्त उपलब्धि के उपयोगिता की प्रक्रिया को जानकारी रखने से संबंधित होता है। कुल मिलाकर ये कहना चाहता है कि जब आप किसी बच्चे को सिखाते हैं तो सिखाने के लिए हमें किस प्रकार का मूल्यांकन करना पड़ता है कि इसको यदि हमें नंबरिंग सिखानी है तो इसको किस प्रकार हम सिखा सकें बच्चे को। फिर सीखने के बाद उसने कितना सीखा है उसके लिए क्या मूल्यांकन करते हैं। तो जब हम सिखा रहे होते हैं, प्रोग्रेस कर रहे होते हैं सिखाने का, तब होता है सिखाने के लिए मूल्यांकन। अब प्रोग्रेस के बाद जितना उसने सीखा होता है, अचीव किया होता है सीखने के दौरान, तब हम फिर बाद में जो मूल्यांकन करते हैं वो होता है सीखने के मूल्यांकन। तो इसको अप्लाई करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शनों में। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन में देखो लिखा हुआ है बच्चे की सीखने की ज़रूरत। यदि हम ज़रूरत जानना चाहते हैं तो होगा क्या होगा, मूल्यांकन। किसका मूल्यांकन होगा, बच्चे का मूल्यांकन होगा सीखने और उसकी ज़रूरत जानने के लिए। तो जानने के लिए ज़रूरत है तो मूल्यांकन के लिए होगा यहाँ पास असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा। अवधि अंतराल, उस अवधि अंतराल मतलब कुछ सिखाया फिर टेस्ट ले लिया तो फॉर लर्निंग होगा। बच्चे के प्रगति की निगरानी कर रहे हैं तो भी आप फॉर लर्निंग होगा। बच्चे की प्रगति मतलब प्रोग्रेस की भी निगरानी कर रहे हैं और अचीवमेंट की भी निगरानी कर रहे हैं, दोनों चीज़ अचीवमेंट और प्रोग्रेस दोनों की बात यहाँ पास कही गई है। अतः क्वेश्चन नंबर 4 का 4th ऑप्शन इज द वेल करेक्ट ऑप्शन होगा बिकॉज इट इज अप्लाई द असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यहाँ पास मूल्यांकन के लिए और इसमें 2 चीज़ पूछा गया था, मूल्यांकन के लिए और सीखने के मूल्यांकन, दोनों मूल्यांकन अप्लाई होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 4th ऑप्शन पर, इसलिए वेल करेक्ट ऑप्शन होगा। अब पुनः हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। यहाँ पास आप लोगों को पूछा गया है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, 2 प्रकार की इवेल्युएशन के बारे में बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन बोलता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक अभिन्न अंग है। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण अधिगम में यह एक अभिन्न प्रक्रिया है, मूल्यांकन की बात सही है। यह विभिन्न
शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। इट इज़ द आल्सो ब्लेट करेक्ट ऑप्शन। कई प्रकार के क्षेत्रों में हम मूल्यांकन करते हैं। बच्चों को धीमी, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने के लिए उपयोगी होती है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द अचीवमेंट्स एंड प्रोग्रेस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पास आप देखेंगे बच्चे के धीमी, खराब और बुद्धिमान को चिन्हित करना, कोई भी असेसमेंट या कोई भी इवैल्यूएशन बच्चे को चिन्हित नहीं किया कर सकते आप उसको। ये खराब है बच्चा, या उसका बुद्धिमान कम है, वह धीमा है, या पुअर इंटेलिजेंस है, मोर इंटेलिजेंस है, या फिर ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। हम आपको उस बच्चों को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के द्वारा चिन्हित नहीं किया जाता है, उसके सुधार किए जाते हैं इवैल्यूएशन के द्वारा। इसलिए ऑप्शन नंबर 5 का बिल करेक्ट ऑप्शन 3 होगा। 4th नंबर ऑप्शन बोलता है इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। इट इज़ द आल्सो पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। 2005 एनसीएफ के आधार पर इवैल्यूएशन और वैल्यूएशन असेसमेंट दोनों को ही अनिवार्य रूप से एक्सेप्ट की गई है। यहाँ पास उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा कि सतत मूल्यांकन क्या है। सतत मूल्यांकन का मतलब होता है बच्चे को सिखाने के दौरान जो हम मूल्यांकन करते हैं, सिखाया फिर मूल्यांकन किया, फिर देखा क्या त्रुटि हुई, फिर सिखाया, मतलब कंटिन्यूअसली चलता रहता है प्रोसेस। व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है व्यापकता, परिपक्वता से संबंधित होता है। यहाँ से मतलब व्यापक का मतलब होता है उसके गुणों का पूर्ण विकास हो गया हो, जैसे शारीरिक विकास हो गया हो, मानसिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया हो, नैतिक विकास हो गया हो, संवेगात्मक विकास हो गया हो, मतलब पूर्ण परिपक्वता की ओर बच्चा जब अपने पूरे गुणों को विकास कर लेता है, तब उस प्रकार के मूल्यांकन को हम व्यापक मूल्यांकन कहते हैं, और यह एक अच्छे नागरिक बनने के लिए ज़रूरी होता है। तो आप लोगों को हम बता दें कि इस ट्यूटरिंग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आप लोगों को क्वेश्चन का में दी गई बातों का एक्सप्लेनेशन, फिर ऑप्शनों का एक्सप्लेनेशन, बोथ एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा विथ पीडीएफ फॉर्म में, जिससे आपको ना तो कहीं किसी भी प्रकार की बुक या अलग प्रकार से कोई पीडीएफ पढ़ने की ज़रूरत है। आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करिए, फिर ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शनों का एक्सप्लेन करिए, फिर आप उन ऑप्शनों और क्वेश्चनों को एक्सप्लेनेशन के बाद उसका अप्लाई करना सीखें कि क्वेश्चन में किस प्रकार का उसमें अप्लाई किया जाता है, कैसे हम अप्लाई करते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट। क्योंकि हम कई प्रकार की बुक पढ़ लेते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हमसे क्वेश्चन किया जाता है तो हम उसका अप्लाई नहीं कर पाते। क्वेश्चन में हम उन कॉन्सेप्टों को अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि हम बहुत कम प्रैक्टिस क्वेश्चन में ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन में ध्यान भी देते हैं, तो इस प्रकार के प्रैक्टिस क्वेश्चन में ध्यान नहीं देते हम लोग, केवल ऊपर से पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़े और टिक मार देते हैं, हाँ ये ऑप्शन सही है। या फिर कोई भी ट्यूटर आपको इस तरह पढ़ाता है तो आपको ऑप्शन को टिक करके बता देगा कि ये फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज द बिल करेक्ट ऑप्शन है। आप टिक मार के दूसरा क्वेश्चन को आपको कराने लगेगा। लेकिन हमें इस तरह प्रकार की कोई भी गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन रखना है, ऑप्शन का बिल्ड एक्सप्लेनेशन रखना है, फिर उन ऑप्शन के आधार पर क्वेश्चनों का चूज करना है, सेलेक्ट करना है कि वाकई में ये ऑप्शन का ए ऑप्शन ही क्यों सही है। इस प्रकार तार्किक रूप से यदि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट करते हैं तो ज़रूर ही सीटेट के पेपर में आप सफल होंगे। और जहाँ तक मेरा अनुभव रहा हुआ तो मैंने 2019 में बहुत ही कम प्रैक्टिस सेट किए थे, बहुत ज़्यादा पीडीएफ और बुक स्टडी कर लिया था। लास्ट टाइम में हमने इस प्रकार के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, फिर हमने रिजल्ट देखा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ द मोर इम्पॉर्टेंस फॉर द सीटेट पेपर एंड एनी इंट्रेंस एग्जामिनेशन पेपर। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कर सकें और क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऑप्शनों में ही अप्लाई करना जितना अच्छा से सीख जाएं, आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आप जैसे सीख जाएंगे, आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, बड़े ही आराम से बहुत कम समय में तैयारी की जा सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।